Hello everyone, this is Neha and welcome to Neha Management Classes. Today we are going to discuss about the financial management which is in continuation with the UGC NET series for MBA and MCOM. As all of us know that financial management is a common topic for both these subjects. So we will discuss about some of the questions. But before we start with the question, there are some key points. The reason being, some questions are directly asked from such statements. So you must be aware about these points. So first point is primary goal of financial management is to maximize the owner's wealth, which every person should be aware about this. The second is the financial manager is accountable for the arrangement of financial resources. I want to add on one more point. As all of us know that financial management के basically यहाँ पे मैनेजर के थ्री मेन फंक्शन होते हैं. फर्स्ट फंक्शन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन. तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमारा क्या रहता है कि हमें फंड्स कहाँ से एक्वायर करने हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं लाइक सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या रहेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज डिसीजन, ऑल दीज कम्स अंडर द फाइनेंसिंग डिसीजन. जो हमारा दूसरा फंक्शन था दैट वाज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें हम देखते हैं कि हमारी एलोकेशन ऑफ फंड्स कहाँ पे कैसे रहेगी. लाइक वर्किंग कैपिटल डिसीजन उसमें आते हैं, हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन उसमें आते हैं, और उनसे जो हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है उनमें से उस प्रॉफिट में से हम कितना अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो हम करते हैं उसमें से हम कितना अपने पास रखेंगे एज ए रिजर्व और कितना हम डिविडेंड पे करेंगे. तो ये तीन जो मेन फंक्शन है दैट आर कंसर्न विद द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके. थर्ड पॉइंट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इज डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट मार्केट. कैपिटल बजट इज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म एसेट. जहाँ पे भी कैपिटल बजटिंग की बात होगी इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग टर्म एसेट्स. नेक्स्ट इज द फाइनेंशियल लीवरेज. बेसिकली जो फाइनेंशियल लीवरेज और हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है बोथ टेल अस अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन. तो फाइनेंशियल लीवरेज क्या है इसमें, इट मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ अर्निंग पर शेयर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर हमारा टैक्स एंड इंटरेस्ट. ओके. नेक्स्ट इज ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ इनको आप अच्छे से याद कर लें सो दैट कि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसको आंसर कर सकें. नेक्स्ट इज नेट वर्किंग कैपिटल विच इज़ इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी. तो हमने जैसे ग्रोस वर्किंग कैपिटल मैंने आपको बताया कि दीज आर द एसेट्स विच आर कन्वर्टिबल टू कैश विद इन ए ईयर और लेस. तो हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं विच आर इंक्लूडेड इन ग्रोस वर्किंग कैपिटल, दैट आर कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी. ऑल दीज कम अंडर द ग्रोस वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो हम इसको टोटल करंट एसेट भी बोलते हैं. इसी तरह अगर हमें नेट वर्किंग कैपिटल को मेजर करना है दैट देन द फॉर्मूला इज करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज. ओके. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स. तो इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बट आपको ABC एनालिसिस जिसमें हम कैटेगरीज बनाते हैं 3 ABC, और उसमें हम अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंट्री है, कौन सी लेस इंपॉर्टेंट है और किसको हम इग्नोर कर सकते हैं. उसी की तरह हमारा VED एनालिसिस है जहाँ पे V डिनोट्स वाइटल, E फॉर एसेंशियल एंड D फॉर डिज़ायरेबल. तो यहाँ पे भी हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इस टेक्निक को यूज़ करते हैं. एंड द थर्ड इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल. तो प्लीज़ इन तीन जो टेक्निक है इनके गो थ्रू ज़रूर हो जाना बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चंस. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यूएशन ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट इज बेस्ड ऑन डिटर्मिनिंग द 4 ऑप्शंस आर the present value of future cash flow, the current yield of maturity on long-term corporate bonds, the capital budgeting process, or
what are the corporation is paying to attract the preferred shareholders? सो इन चार ऑप्शन में से जो आंसर है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो. ओके, बिकॉज वैल्यूएशन क्या होता है? वैल्यूएशन बेसिकली क्या है? प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट. मीन्स हमें उनकी मार्केट फेयर वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है. वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर आपका उनसे क्या प्रेजेंट वैल्यू हम उन एसेट्स की फाइंड आउट करेंगे. ओके, next question is one assumption underlying the use of cost of capital to analyze capital project is that. हम यहाँ पे कुछ assumptions करते हैं जब भी हमने किसी प्रोजेक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो वो assumptions क्या रहती हैं वो आपको बतानी है. तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके ये हैं, बट इसमें से आपका जो आंसर है दैट इज़ द D. The analyzed project are of comparable risk to existing project. ओके, ये इसमें assumption रहेगी. प्लीज़ आप इसमें एक बार गो थ्रू डिटेल में हो जाएं कि क्या क्या assumptions रहती हैं जब हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसी प्रोजेक्ट को चूज़ करने की बात करते हैं. ओके, अंडर पे बैक पीरियड हमें पता है कि कैपिटल बजटिंग करते हो हम वहाँ पे 4 to 5 हमारे पास जो बेसिक मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फाइंड आउट द कैपिटल बजट की हमें लॉन्ग टर्म की बजटिंग कैसे करनी चाहिए या किस तरह से हमें जो हमारे प्रोजेक्ट है उनको सिलेक्ट करना चाहिए. उसी में से एक मेथड है दैट इज़ पे बैक पीरियड. ओके, इसमें हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? वी कंप्यूट द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट. Second point is there is no consideration of inflow after the cut-off period. The time value of money is ignored and all of the above are correct. तो इसका आंसर है all of the above are correct. ये सारी के सारी टर्म्स इसमें फॉलो की जाती हैं. लाइक हमें पता है कि वहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम इग्नोर करते हैं, हम वहाँ नहीं फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे कोई कंसिडरेशन भी नहीं रहती है हमारी इनफ्लो आफ्टर द कट ऑफ पीरियड. और ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हमने जो ओरिजिनली जो हमने स्टार्टिंग में मनी इन्वेस्ट किया था हम उसको कमिंग कितने टाइम में उसको हम रिकवर कर लेंगे. सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स. सो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब हम अपनी किसी भी उसके लिए हम फंड्स रेज करते हैं तो हमारे पास क्या क्या सोर्सेज रहते हैं और उस सोर्सेज ऑफ जो फंड्स हैं उनका हमारा जनरेशन इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कॉमन स्टॉक, कमर्शियल पेपर्स एंड डी इज रिटेन्ड अर्निंग एंड अमोर्टाइजेशन कैश फ्लो. तो इसका आंसर रहेगा रिटेन्ड अर्निंग. आपको पता है कि इंटरनल सोर्सेज में हमारे पास बेसिकली 2 मेन सोर्सेज हैं. वन इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन, सेकंड इज़ रिटेन्ड अर्निंग. ये 2 मेन सोर्सेज रहते हैं जो कि हमारे इंटरनल सोर्सेज हैं जो मनी या फंड्स को रेज करने के. ओके, एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे पास बहुत सारे हैं. लाइक हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी रेज कर सकते हैं, फंड्स को रेज कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से, प्रेफरेंस शेयर को भी यूज़ करके हम मनी रेज कर सकते हैं या फंड्स को रेज कर सकते हैं. कमर्शियल पेपर, public deposit, debentures, lease financing, trade credits and factoring, all these are the external sources of generation of funds. Okay, so answer is retained earning. Okay, next question. A corporation will typically pay moderate dividend in first is development stage, growth stage, एक्सपेंशन स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज. तो आप सब लोगों को पता है कि जब ये कंपनी स्टार्ट होती है तो वो शुरू में ही बहुत ज़्यादा कोई डिविडेंड पे करना शुरू नहीं कर सकती और उसके लिए कोई हमारी मैंडेटरी कंडीशन भी नहीं होती है कि वो डिविडेंड अपने आगे शेयर होल्डर्स को पे ही करे. तो ये एक पर्टिकुलर स्टेज लाइक जब हमारी एक्सपेंशन स्टेज आती है, थर्ड स्टेज है विच इज़ थर्ड, उस स्टेज पे जाके ये मॉडरेट फॉर्म में डिविडेंड पे करती हैं. तो आप प्लीज़ आप जैसे
ग्रोथ स्टेज में, डेवलपमेंट स्टेज में या मैच्योरिटी स्टेज में डिविडेंड का क्या अमाउंट रहता है, इसके भी गो थ्रू हो जाना प्लीज़. आवर आंसर इज सी, एक्सपेंशन स्टेज. ओके, नेक्स्ट, द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कमर्शियल पेपर इज. अब हमें पता है कि मैंने पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया कि हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज जो कि फंड्स रेज करने के हैं, उसमें हमारे पास एक कमर्शियल पेपर भी उसमें था. तो कमर्शियल पेपर से जब हम फंड्स रेज करते हैं तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहती हैं. उनमें से सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, जिसको हम मेजर डिसएडवांटेज हैं, वो कौन सी रहती है? फर्स्ट ऑप्शन इज द continued availability of funds is less certain than a bank financing. yes, ये भी ए वाला भी हमारा एक डिसएडवांटेज है. बी, that there is no secondary market for commercial paper. C is firms must maintain an account balance equal to the paper outstanding. And D, commercial paper is normally issued with a floating interest rate. So इसमें सबसे बड़ी जो हमारी डिसएडवांटेज है, that is A, the continued availability of funds is less certain than a bank financing. Okay, next, before we start to solve this question, मैंने एक यहाँ पे एक चार्ट जो है वो ऐड किया है. दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट को हम फर्दर दो मार्केट में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट. और हमारा कैपिटल मार्केट भी फर्दर दो डिवीजन में डिवाइड हो जाता है. वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी मार्केट. तो पहले तो आपको ये चार्ट पता होना चाहिए बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन. और इसमें भी हमारा जो जब हम फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंस रेज या मनी फंड्स को रेज़ करते हैं तो कहाँ से लेते हैं या किस मार्केट से हम रेज़ कर रहे हैं. जैसे लॉन्ग टर्म रहता है जिसको कि सेबी गवर्न कर रहा है, देन इट इज़ कैपिटल मार्केट. और जब हमारा शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 ईयर, विच इज़ गवर्न बाय द RBI, वो हमारे मनी मार्केट में आ जाता है. तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जिनसे हम मनी या फंड्स को रेज़ कर रहे हैं, 2000 मनी मार्केट में हमारे पास है, ट्रेड क्रेडिट होता है, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, टी बिल्स होते हैं, कॉल मनी है, ये सारे उसके इंस्ट्रूमेंट हैं. और कैपिटल मार्केट में हमारे पास जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, इसको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं कैपिटल मार्केट को. इसमें 2 to 3 ईयर टाइम पीरियड हम लेके चलते हैं, मोर देन 2 to 3 ईयर भी हो सकता है, विच इज़ गवर्न बाय द सेबी. तो इसमें क्या रहता है कि हमारे जो स्टॉक्स या शेयर्स हमारे वो हैं इंस्ट्रूमेंट हैं, इनको यूज़ करते हैं हम. बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये भी इसके पार्ट हैं, इसके इंस्ट्रूमेंट हैं. ओके, और जब हम अपने न्यू सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, वो हम प्राइमरी मार्केट में, न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड इन प्राइमरी मार्केट. और जो हमारी ट्रेड होता है इशूड सिक्योरिटीज़ का, वो हमारे बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में होता है. अब इसी के बेसिस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, मार्केट कंप्रोमाइज ऑफ सिक्योरिटीज़ विद मैच्योरिटीज़ ऑफ 1 ईयर और लेस आर जनरली रेफर्ड एज. ये हमने अभी डिस्कस कर लिया कि उसको हम क्या बोलते हैं. देन आंसर इज मनी मार्केट. ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले उसी चार्ट से ही रिलेटेड था. इन फाइनेंस वी रेफर टू द मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर बॉट एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. तो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया कि न्यू सिक्योरिटीज़ को आप कहाँ पे फर्स्ट टाइम कहाँ पे बाय करोगे या कहाँ पे बेचोगे, दैट इज़ द प्राइमरी मार्केट. ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई थिंक सो आपको ये वीडियो पसंद आया. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.